जय हिंद बेटा। तो अभी आज की क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या सीखेंगे। आज की वीडियो में जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सीखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट लाइंस एंड द बाउंड्रीज। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइंस एंड द बाउंड्रीज आप समझ रहे हैं ना बेटा क्या चीज़ है। इस टॉपिक में आपको जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, ठीक है, कितने हैं बेटा आपके, जितने भी आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है ना बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करता ही आपका। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना तो आपको ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस दिखेंगे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे रहते हैं। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ऑब्जेक्टिवली हम करेंगे और साथ में हम मैप के थ्रू भी इनको चेक करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दिस बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइंस एंड द बाउंड्रीज, उसमें मैंने इसमें जितने भी डाल रखे हैं ना बेटा, इसमें जितने भी डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो मेरी एक छोटी सी बात जरूर सुनना, उसको ध्यान से देखना। आपने ज्यादा फोकस करना है ऑब्जेक्टिव थिंग्स पे। किस पे करना है बेटा? ऑब्जेक्टिव थिंग्स पे। मान लो कि अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, यहाँ से आपने जो चीजें स्टडी करनी है वो भी आप कर लेंगे, फिर आप क्या लगाओ बेटा, इनके एमसीक्यूज लगाओ। जितने एमसीक्यूज आप लगा सकते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट आपको रहने वाला है। तो मैक्सिमम एमसीक्यूज आपने लगाने हैं, उनको आपने क्या करना है बेटा, मतलब सॉल्व करना है आपने उनको, सो दैट आपकी मिस्टेक्स जो है ना, एरर्स जो है बेटा वो ना हो। तो एरर्स फ्री रहने के लिए एमसीक्यूज को करना। प्रीवियस ईयर के 200-300 रुपए की किताब आती है, कुछ ज्यादा भयंकर किताब नहीं है ये। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 1 से देखते हैं। सबसे पहले आपकी आती है ड्यूरेंड लाइन। पता नहीं कितनी बार एग्जामिनेशन में बेटा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरेंड लाइन। ठीक है, ड्यूरेंड लाइन जो थी बेसिकली देखेंगे ना बेटा, डीमार्केटिंग द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। समझ में आ गया? जो ड्यूरेंड लाइन है ना बेसिकली वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री है बेटा, समझे आप। लेकिन एक्चुअली में इसको 1893 में बनाया गया था बाय द सर मोरटाइम ड्यूरेंड ने। समझ में आ गया? कौन सी ईयर में बनाया था बेटा? दैट इज 1893 में बनाया गया था। तो अभी प्रेजेंटली ये मैक्सिमम जो बाउंड्री कवर करती है बेटा वो किसके बीच में करती है? पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान के बीच में करती है। लेकिन अगर आप इसका बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा देखेंगे ना, यहाँ पे लाइन का एक बार देखना बच्चे। ठीक है, सी हियर, ये आपका देखो, ये लाइन जा रही है ना आपकी, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो टॉप वाला हिस्सा है थोड़ा सा वो आपका इंडिया और कश्मीर, इंडिया और उसको अफगानिस्तान को भी सेपरेट करती है। बट दो अभी हमारे पास वो पार्ट नहीं है, पाकिस्तान के पास है, बट सून हम उसको ले ही लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम पाकिस्तान के पास ही रहने देंगे। तो इंडिया का शॉर्टेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ होता है, उसके बाद जो है वो किसके साथ होता है बेटा? भूटान के साथ होता है। अफगानिस्तान के साथ होता है और किसके साथ होता है? भूटान, सेकेंड नंबर पे भूटान के साथ। क्वेश्चन यही था कि इंडिया शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री, और वहां पे आपके ऑप्शन में ना अफगानिस्तान नहीं था। तो आपको देखना है, ये भी हम क्लास में करेंगे, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया में, जिसमें आप देखोगे कि सब बॉर्डर जो है कहां कहां पे टच होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, हिंडनबर्ग लाइन। कौन सी लाइन है बेटा? हिंडनबर्ग लाइन है। ये देखो बच्चे, दिस इज अ लाइन डिफेंसिव बैरियर। ये चीज आपने याद रखनी है, जो बाय द जर्मन आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ना बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम आप जरूर याद कर लो, 1914 से लेके 1918 के बीच में आपका कौन सा टाइम था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा भी थोड़ा बताना चाहती हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेटा 2 पावर्स ने पार्टिसिपेट किया था। एक आपकी कौन सी पावर थी? एलाइड, और एक आपकी कौन सी पावर थी? सेंट्रल पावर। ठीक है, ये आपकी 2 पावर्स थी, एक आपकी एलाइड थी, एक आपकी सेंट्रल पावर थी। ठीक है, अगर हम एलाइड की बात करें तो इसमें कौन से देश थे बेटा? इसमें आपका यूके था, यूएसए था, यूएसए ने लेट पार्टिसिपेट किया था। आपका बेटा एक देश था फ्रांस, और एक देश आपका इस पे कौन सा बच गया? रशिया। ठीक है, रशिया उस टाइम में जो था उसको क्या बोलते थे? यूएसएसआर। और जो सेंट्रल पावर्स थी बेटा उसमें आपकी कौन सी थी? ऑस्ट्रिया हंगरी। क्या बोला मैंने आपको? ऑस्ट्रिया हंगरी। एक आपका ये देश था, एक आपका था बेटा जर्मनी, ठीक है ना, और एक आप इसमें कंट्री थी
टर्की, उसको उस टाइम में क्या बोलते थे, ऑटोमन टर्की। इनके बीच में बेटा आपकी दोनों वॉर्स जो थी हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेंट्रल पावर की जगह यहाँ पे आगे बताऊंगी आपको मैं क्या हो गया था। तो उस टाइम में ये डिफेंसिव लाइन बनाई गई थी बेटा, हिंडनबर्ग लाइन, ड्यूरिंग द, किसके बीच में थी बेटा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा, ये थी अ डिफेंसिव बैरियर, ठीक है, बाय द जर्मन आर्मी। जर्मन आपको पता ही है, यू कैन सी इट हियर, बहुत क्लियर नहीं क्योंकि अभी ये लाइन जो है ना अभी इतनी ज्यादा रह नहीं गई ना बेटा, ये है एक डिफेंसिव लाइन थी कि हमने अपने आप को फ्रांस से और उधर से यूके से एक दूसरे से अलग करना है। बट आप फ्रांस इसका समझ सकते हो कि फ्रांस से बचने के लिए एक मेन आप बोल सकते थे कि एक डिफेंसिव था, वहां से आने वाली पावर्स को वो रोक सके, ठीक है। बट यहाँ पे आप कंट्री का नाम नहीं लेंगे, आप डिफेंसिव पावर, डिफेंसिव लाइन जो जर्मनी ने ड्रॉ करी थी, मतलब बनाई थी अपने देश में। उसके बाद है बेटा मैसन डिक्सन लाइन, ठीक है। इस लाइन को देखना, मैक्सन डिक्सन लाइन इज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द 4 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके की 4 स्टेट को आपस में डिवाइड करती है आपकी कौन सी वाली लाइन है, दैट इज योर मैक्सन डिक्सन लाइन। यहाँ पे अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये देखो बेटा, ये आपकी स्टेट्स आती है, पेनिनसुला, उधर न्यूयॉर्क है, वेस्टर्न वर्जीनिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सन डिक्सन है आपकी, ये कंट्री है वेस्टर्न आपकी वर्जीनिया, सॉरी पेनिनसुला, मैरीलैंड, और आपका साथ में बेटा एक है ये डेलावेयर। समझ में आ गया। तो इन सारे एरियाज को ये सेपरेट करती है आपकी मैक्सन डिक्सन लाइन, ठीक है। पेनिनसुला एक हो गया आपका, वेस्टर्न वर्जीनिया 2 हो गया, मैरीलैंड 3 हो गया, एंड दिस इज द 4th। तो ऐसे 4 को आपस में डिवाइड करती है और जो आपकी लाइन है दैट इज मैसन डिक्सन लाइन, मैसन डिक्सन लाइन, ठीक है। अगले को देखते हैं बेटा, नेक्स्ट लाइन कौन सी आपने, मैजनीनॉट लाइन। कौन सी लाइट है बेटा, लाइन है, सॉरी लाइट निकल गया, कौन सी लाइन है बच्चे, मैजनीनॉट लाइन। ये आपकी 320 किलोमीटर्स की लाइन थी बेटा, मतलब आप क्या समझ सकते हैं, 320 किलोमीटर्स की डिफेंसिव लाइन थी या तो फोर्टिफिकेशन थी, जिसने फ्रांस ने जर्मनी बॉर्डर पे बनाया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ठीक है ना। फ्रांस और जर्मनी ने कब बनाया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड में ड्रॉ करा था, मतलब बनाया था सो दैट वो जर्मन अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है बेटा, वो भी आपको पता होना चाहिए, 1939 से लेके 1945 के बीच में टोटल ये जो है वो क्या करता है, टाइम पीरियड जो है वो कवर करता है। कितने टाइम में बोला बेटा आपको मैंने, 1939 से लेके 1945 के बीच में। तो उस टाइम में बेटा ये लाइन ड्रॉ करी थी जर्मनी ने, ये बाउंड्री लाइन बनाई थी, वाई टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द एलाइड फोर्सेस। किससे बचाने के लिए बेटा, एलाइड फोर्सेस से अपने आप को बचाने के लिए। आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, टाइम पीरियड भी याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड भी याद होना चाहिए कि दोनों वॉर्स का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था। साथ में पुत्र आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पावर्स के बारे में बताया ना, वैसे आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पावर्स जो थे वो चेंज हो गई थी। एक तरफ आपकी कौन सी पावर आ गई थी बेटा, एलाइड आ गई थी, और जो सेंट्रल पावर थी वो बदल के क्या बन गई थी, एक्सिस बन गई थी। समझ में आ गया। जो एलाइड थी उसको मित्र राष्ट्र बोला करते थे और एक्सिस को धुरी शक्तियां बोला करते थे, ठीक है। तो एलाइड को क्या बोलते थे बेटा, मित्र राष्ट्र, और एक्सिस को क्या बोलते थे, धुरी शक्तियां। एलाइड में आपके फिर वो कंट्री थे, आपका एक यूके था, यूएसए था, ठीक है, यूएसएसआर जिसको आप रशिया बोलते हैं वो था, और एक आपका फ्रांस था, ठीक है। लेकिन एक्सिस में देश आपके चेंज हो गए। एक आपकी जर्मनी का तो साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। अगर आप जर्मनी की हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाना, 9th क्लास का चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। साथ में आपका यहाँ पे कौन सा एक और देश था बेटा, दैट वाज इटली, और एक आपका कौन सा था, जापान। तो ये आपके नेशंस थे बेटा, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये लाइन थी, इसको आपने देख लिया। द लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये लाइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैरनहेम लाइन इज अ लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑन द रशिया फिनलैंड बॉर्डर, ठीक है ना। तो पहले आपके कौन सी है, मैरनहेम लाइन, और ये एक फोर्टिफिकेशन है, मतलब फोर्टिफिकेशन आप समझते हो ना, जैसे कि हम घरों में डंगे लगा लेते हैं, अभी कोई हमारे घर में ना घुस जाए, या हमारी जमीन है तो उसके साइड में हम कांटों वाली तार लगा लेते हैं, वैसे ये फोर्टिफिकेशन वाली लाइन थी बेटा। किसके बीच में थी, वन साइड जो था आपका दैट इज रशिया एंड फिनलैंड, ये आपका फिनलैंड है एंड दिस इज योर सोवियत यूनियन। तो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना बेटा आपको, ये आप लाइन देख पा रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन थी, मैरनहेम लाइन थी, ठीक है। ये भी फोर्टिफिकेशन थी जो जनरल मैरनहेम ने डेवलप करी थी सो दैट रशियन जो है वो फिनलैंड में ना आए। फिनलैंड से रिलेटेड ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, उसको बोलते हैं फिनलैंडलाइजेशन। ये क्यों है बेटा, बिकॉज फिन, जैसे कि अभी आपने यूक्रेन में देखा, यूक्रेन ने बोला कि मैं नाटो का पार्ट बनूंगा और रशिया को गुस्सा आ गया और अटैक हो गया, वैसी कंडीशन फिनलैंड की भी होने वाली थी। बट फिनलैंड ने क्या एक पॉलिसी अपनाई बेटा, उस पॉलिसी को बोलते थे फिनलैंडलाइजेशन। मतलब उन्होंने बोला, क्योंकि आपको पता है ना, एक चीज मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 1945 के बाद धीरे धीरे थोड़े आपके जो रिलेशन थे रशिया के और अमेरिका के खराब होने शुरू हो गए। तो 1949 तक दोनों कंट्रीज में क्या शुरू हो चुकी थी, कोल्ड वॉर। क्या शुरू हो चुकी थी बेटा, कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी दोनों देश के बीच में, ठीक है ना। इस कोल्ड वॉर में एक रशिया अपनी तरफ वर्ल्ड को खींच रहा था, अमेरिका अपनी तरफ वर्ल्ड को खींच रहा था। तो उसमें फिनलैंड ने जो, क्योंकि फिनलैंड तो पड़ोसी है बिल्कुल, उसको तो बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना था, तो उसने जो डिसीजन लिया उसने ये बोला रशिया को कि मैं तुमसे भी व्यापार करूंगा, मैं उससे भी करूंगा, ना मैं नाटो का पार्ट बनूंगा ना मैं किसी और चीज का पार्ट बनूंगा, तो मेरे रिलेशन तुम्हारे साथ दोनों के साथ ठीक रहेंगे। तो उसने सर्वाइव किया। मैं लड़ाई झगड़े में पड़ के हम सर्वाइव नहीं कर पाते ना बच्चे, दिस इज द रीजन, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था वो कोल्ड वॉर शुरू होगी। और ये कोल्ड वॉर बेटा खत्म कब हुई ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो कोल्ड वॉर थी ना बेटा, ये जो कोल्ड वॉर थी ये कब खत्म हुई थी बेटा, दिस वॉज एंडेड इन 1991, जब आपका ये सोवियत यूनियन है ये आपका 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में टूट गया, 15 आजाद देशों में टूट गया था, इसमें यूक्रेन भी एक कंट्री थी। ये क्लैशेस तभी से चलते आ रहे हैं पुत्र, ठीक है। चलो अगली लाइन को हम फोकस करते हैं, अगली लाइन देखते हैं कौन सी वाली है बेटा हमारी। ओके तो हमने देख ली ना, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज मैकमोहन लाइन। कोई नई लाइन नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि मैकमोहन के बारे में आपने कभी सुन नहीं रखा होगा। तो मैकमोहन लाइन जो है बेटा दैट इज एक्चुअली मेड बाय, ड्रॉन अप बाय द सन हेनरी मैकमोहन, और वो फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना को आपस में सेपरेट करता है। इंडिया और चाइना के फ्रंटियर्स को क्या करता है बेटा, सेपरेट करता है। चाइना डिड नॉट रिकॉग्नाइज, बट चाइना जो है वो मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए चाइना ने बेटा इंडिया के ऊपर 1962 में क्या किया था, अटैक किया था। चाइना कहता है, चाइना क्या बोलता है, चाइना कहता है कि जब तुमने ये लाइन बनाई, जब तुमने ये लाइन बनाई थी तो उस टाइम, ये देखो यहाँ पे ये हमारी मैकमोहन लाइन है ना, ये वाली लाइन देखना, दिस इज अ मैकमोहन लाइन, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे आ जाती है, थोड़ा सा सिक्किम वाले पार्ट में आती है ये यहाँ पे, और उसके बाद जो है बेटा ये मैकमोहन लाइन आती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, दिस इज द तिब्बत। तो कहते हैं कि वो तो तिब्बत के साथ करी, तिब्बत हमें थोड़ी इंक्लूड करा था आपने, तो इसलिए वो क्लैशेस जो है बेटा आपके लद्दाख में, अस्काई चीन में, फिर आपके सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, ये क्लैशेस जो है ना वो चल ही रहे हैं, और उसके पीछे रीजन जो है मैंने आपको बता दिया, दिस इज द रीजन, ठीक है। तो ये मैकमोहन लाइन है, इसके बारे में आपको जो है वो पता होना जरूरी है। अस्काई चिन के बारे में भी आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट है मेडिसिनल लाइन, ठीक है ना। कौन सी लाइन बोली बेटा मैंने आपको, मेडिसिनल लाइन इज बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो मेडिसिन लाइन है ना बेटा, ये जो मेडिसिन लाइन है इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज 49th पैरेलल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, 49th पैरेलल विच इज द मेडिसिन लाइन। मेडिसिन लाइन is also known as 49th पैरेलल। क्या बोलते हैं, 49th पैरेलल। अब अगर आपने यहाँ देखना होगा तो आप मैप पे एक बार देख सकते हो, ये है बेटा, ठीक है ना। 49th पैरेलल जो है ये कनाडा है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब आप बोलोगे कि मैम पैरेलल वर्ड क्यों यूज किया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरेलल। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ बच्चे, जैसे ये आपका वर्ल्ड का एक, मतलब मैंने गोला बना दिया, हमारा पूरा वर्ल्ड है, यहाँ से जाती है बेटा आपकी इक्वेटर,
है ना। इक्वेटर के साथ साथ में आपकी जो लैटिट्यूड्स की लाइन जाती हैं उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। समझ में आ गया। ये इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में ये जो पैरेलल लाइंस मैंने बनाई ना, ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो अगर कोई देश ऐसे डिवाइड कर रहा हो ना, एक देश यहाँ एक देश यहाँ, तो उसी के हिसाब से उसकी जो लाइन है, अब ये ऐसे जाती है यहाँ से पैरेलल, ऊपर कनाडा हो गया, नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया 49th पैरेलल। ऐसे बहुत सारे और पैरेलल्स भी आपको आएंगे आगे आगे। आपने पहले पैरेलल वाला कंसेप्ट समझना है। इक्वेटर के साथ में चलने वाले लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स कहते हैं बेटा। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपकी मेडिसिन लाइन जो है उसको ही 49th पैरेलल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्डरनेसी लाइन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यू विल बी एबल टू सी दिस लाइन, ये है आपकी ब्लू कलर की जो दिख रही है, ठीक है ना। ये ऑर्डरनेसी लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन वन साइड इज अ जर्मनी एंड द अनदर साइड इज अ पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के क्लैशेस बहुत ज्यादा थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हिटलर ने बहुत एक्सप्लॉइट किया था बेटा पोलैंड के लोगों को, बहुत कंसंट्रेशन कैंप में भेजा था। तो यहाँ पे देखेंगे ऑर्डरनेसी लाइन इज द बेसिस ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द जर्मनी एंड पोलैंड, ठीक है। जो एक नदी है, ये क्या है बेटा, दिस इज अ रिवर। तो ये एक नेचुरल बाउंड्री है। क्या है बेटा, ये नेचुरल बाउंड्री। नेचुरल बाउंड्रीज क्या होती है बेटा, नेचुरल बाउंड्रीज वो बाउंड्रीज होती है जैसे कि पहाड़, पर्वत या रेगिस्तान, कोई भी नेचुरली बना दे, वहां पे पठार कुछ भी हो सकता है। तो ये नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन द जर्मनी एंड पोलैंड। किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन के बारे में तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मेन क्लैश ही है। जितने भी क्लैश किए गए ना वर्ल्ड में, सब अंग्रेजों के किए गए, सारे बॉर्डर लाइंस के क्लैशेस जो है ना बेटा, ऑल दीज आर डन बाय द ब्रिटिशर्स। किसने किए बेटा, ब्रिटिशर्स ने करे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे रेड क्लिफ लाइन जो था इसको सर साइरिल रेडक्लिफ ने बनाया था, एंड दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। यहाँ देखो बेटा एक बार, ये आपकी रेड क्लिफ लाइन ये दिख रही है ना आपको, ठीक है। ये एक रेड क्लिफ लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और ये बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश जो था उस टाइम में इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ठीक है ना। तो जो अभी पाकिस्तान है ना, ये वेस्ट पाकिस्तान था और ये वाला हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। बाद में 1971 की वॉर में, 1971 की वॉर में क्या हुआ, हमने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करी। जब मानिक शॉ जो थे वो हमारे क्या थे उस टाइम में, आर्मी के पूरे चीफ थे बेटा, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उस टाइम में, हमने इनकी हेल्प करी और यहाँ पे बना दिया बांग्लादेश। लेकिन एक्चुअली डिवीजन तो 1947 में हुआ था ना। तो ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंटली आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, प्रेजेंटली आप इसको बोल सकते हो बांग्लादेश, ओके। इसके बाद है बेटा आपकी नेक्स्ट बॉर्डर लाइन देखेंगे, साइग्रिफ्रेड लाइन इज अ लाइन ऑफ द फोर्टिफिकेशन। ये भी फोर्टिफिकेशन है, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन द जर्मनी एंड फ्रांस, ये तो वॉर्स के टाइम में बनाई गई थी बट अभी एक्सेप्टेबल है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार देखो इसको कहाँ पे है, इफ यू सी हियर तो आपको दोनों ही लाइंस क्लियर हो जाएंगी बेटा, ठीक है ना। ये आपकी कंट्री है फ्रांस एंड दिस इज योर जर्मनी, ठीक है। एक तरफ फ्रांस है एक तरफ जर्मनी। अब आप यहाँ पे दो बॉर्डर लाइंस देखते हो, जो आपकी रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ना बेटा वहां पे, दैट इज सेगफ्रेड लाइन, और जो ग्रीन कलर की दैट इज मैजरीनॉट लाइन। मतलब है दोनों फ्रांस और जर्मनी, लेकिन वो बनाने का डिफरेंस है ना। ये जो आपकी लाइन है दैट इज ड्रॉन अप बाय द जर्मनी, दिस वन इज ड्रॉन अप बाय द फ्रांस। दोनों ने अपने आप को सेव करने के लिए जो डिफरेंट लाइंस जो थी बेटा वो बना दी थी, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 17th पैरेलल। क्या देखते हैं बेटा, 17th पैरेलल। जो 17th पैरेलल है वो एक डिवीजन है बिटवीन द, ये देखो
ये हमारे कौन सा देश है पुत्र, ये कौन सा देश है, ये है वियतनाम। तो 17th पैरेलल जो है ना बच्चे, वो वियतनाम का डिवीजन है। बट अब ये क्या हो चुका है, अब ये क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। समझ में आ गया। ये कब हुआ था बेटा, इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम जब फ्रांस ने क्या किया था बेटा, इस पूरे वियतनाम को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। समझ में आ गया, पूरे वियतनाम को कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे एक पर्सनालिटी है, उसका नाम है हो ची मी। क्या नाम है, हो ची मी। इसने क्या किया, वियतनाम के लोगों को इकट्ठा करा और बोला कि हम फ्रांस के लोगों के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, और उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है ना। तो वियतनाम दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो गया था। जो अपर पार्ट था उसको चाइना का सपोर्ट था, समझ आ गया, तो वो बन गया कम्युनिस्ट। ये जो लोअर पार्ट था, यहाँ पे फ्रांस ने यहाँ का जो राजा था ना, उसको फिर से राजा बना दिया, तो ये बन गया डेमोक्रेटिक। तो कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक के बीच में ना बेटा ये पूरा वियतनाम बट गया। समझ में आ गया। तो इस लाइन को हम बोलते हैं 17th पैरेलल। बट ये भी कैंसिल हो चुकी है जब बाद में फ्रांस ने क्या किया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। फ्रांस जो था ना यहाँ पे हार रहा था। फ्रांस क्या था, यहाँ पे हार रहा था किससे, हो ची मी से। तो इसने बुला लिया यूएसए को कि आके भाई मेरी मदद करो। समझ में आ गया। यूएसए इस लड़ाई में बिना मतलब के ही कूद गया, कोई मतलब नहीं था। उसके बाद अमेरिका की इतनी बुराई हुई बेटा, इतनी बुराई हुई। ये पहली वॉर थी, द वॉर बिटवीन द यूएसए एंड द वियतनामीज, जिसको टीवी पे टेलीकास्ट किया था, फर्स्ट वॉर। और ये पहली वॉर थी जहाँ पे बहुत एडवांस, ठीक है ना, बहुत एडवांस वेपन अमेरिका ने यूज किए थे। और वो वियतनाम के इतने प्रिमिटिव जंगली लोग, समझ सकते हो आप, उस टाइम में बिल्कुल भी एडवांस लोग, उनको हरा नहीं पाए थे। समझ में आ गया। और अमेरिका को यहाँ से भागना पड़ा था 1975 में बाय द ट्रिटी ऑफ पेरिस, जैसे वो अफगानिस्तान से भाग के गया। तो बहुत ही शर्मनाक हार थी अमेरिका की कि वो लोग जिनके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन वो रास्ते बना के ही लड़े जा रहे हैं। जरूर पढ़ना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अब ये खत्म हो चुका है 17th पैरेलल। क्वेश्चन में आपको आ सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, दैट इज 24th पैरेलल इज अ लाइन विच पाकिस्तान क्लेम्स। मतलब है कहां पे बेटा, ये देखो मैं आपको यहां पे बताती हूं। यहां पे है सर क्रीक। ठीक है, क्या देखना यहां पे एक बार, यहाँ पे है सर क्रीक, ये रन ऑफ कच्छ वाला हिस्सा है ना हमारा। ठीक है ना। यहाँ पे क्रीक्स है, क्रीक्स जो है मतलब सर क्रीक ने यहाँ पे जो छोटे से आपके जो एस्चुरीज थे ना, उनको डिवाइड कर दिया था। तो पाकिस्तान का जो एरिया आता है ना बेटा, दैट इज सिंध। ठीक है। और इंडिया का जो एरिया आता है दैट इज कच्छ। लग गया पता, पाकिस्तान का सिंध, इंडिया का कच्छ। इसके बीच में जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि 24 पैरेलल हमारा है, मतलब वो रन ऑफ कच्छ में गुजरात में घुसना चाहता है, बट इंडिया इसको मानता नहीं है। इसलिए आपने ये चीज जो है वो भी याद रखनी है, मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम, कि 24th पैरेलल जो है पाकिस्तान क्लेम कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ और सिंध वाले एरिया में। बट इंडिया बोलता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, जो सर क्रीक ने बना दी है वही बाउंड्री है, इसको हम नहीं मानते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, शायद आपको बहुत विजिबल नहीं होगा मैप पे, बट आपने ये बहुत बार देख रखा होगा, दैट इज कि पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट बेटा वो एक ऐसी स्ट्रेट, हम किसको बोलते हैं, ऐसे नैरो चैनल को, पानी के चैनल को जो दो उसके हिस्सों को बांटता है। जैसे आपको मैं मैप दिखाती हूँ, एक मिनट जरा देखना। ओके, ये हमारे फिर टेक्निकल गुरु सेव नहीं करते, हमें सेव करनी पड़ती है क्लास में। एक मिनट जरा हेल्प, 2 मिनट रुकना बेटा, मैं मैप निकाल लेती हूँ इंडिया का, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। फिर मैं आपको पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में दिखाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे मैप पे जो है वो क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं तो मैप होगा हमारे पास ना, यहाँ पे पीछे जो हमने किया था, इस पे वर्ल्ड के मैप पे देखते हैं। चलो यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसको देखना। ये देखो, ये कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेटा हमारा साउथ वाला बिल्कुल हिस्सा है, ये आपका श्रीलंका है, ये श्रीलंका है ना। ठीक है ना। इस तरफ जो है आपका इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे छोटा सा स्ट्रेट है, छोटा सा वाटर चैनल है जो बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन से जोड़ता है, उसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं। आगे मैप पे मैं आपको फिर से बताऊंगी। और यहाँ पे है आपके गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट जो है बेटा वो सेपरेट करता है किसको, आपके
श्रीलंका को इंडिया से, किससे सेपरेट करता है? श्रीलंका को इंडिया से। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, वैसे जरा पिक्चर ठीक नहीं डली, बट मैं आपको आगे वाली पिक्चर में जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दो लाइंस बताऊंगी मैं आपको, और एक पीछे वाले मैप पे लेके जाऊंगी जहां पे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। यहां देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपकी क्या आती है? LOC। ये LOC क्या हुआ था? 1948 में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया ना, ठीक है। उस टाइम कश्मीर के राजा होते थे हरि सिंह। तो हरि सिंह को कुछ सूझा नहीं ना, वो इंडिया के पास आ गया कि मेरी हेल्प करो। उसके बाद की इंडिया ने। हेल्प करने के चक्कर में क्या हुआ कि हम लोग जो थे इनके लाहौर तक तो पहुंच गए थे, बट हम वापस आ गए। उस टाइम में नेहरू ये मैटर ले गए बेटा UNO में, और UNO ने क्या डिसीजन दिया कि सीज फायर कर दो, जो जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। तो उस टाइम ये जो पाकिस्तानी के घुसपैठिए थे ना, ये हमारे कश्मीर वाले हिस्से में आ गए थे, समझ में आ गया। वहीं से बन गई हमारी LOC, बट वो एक इंटरनेशनल उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली शिमला एग्रीमेंट में, उसको मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है ना। और एक आती है आपकी बेटा LAC भी मैं आपको यहाँ मैप पे दिखाऊंगी, आपको तब पता चलेगा, ठीक है, ओके। पीछे वाले मैप पे होगा बेटा, जरा रुकना 1 मिनट, ये वाले मैप पे, ठीक है ना। और LAC कहाँ पे है? LAC आती है आपकी ये वाला हिस्सा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिस इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। शायद आगे भी मैंने कहीं डाला होगा, बट अभी आप यहाँ पे समझ लो। ये हमारे अस्काई चिन, मतलब लद्दाख वाला हिस्से में अस्काई चिन एरिया है। तो यहाँ पे घुस गया हमारा कौन? चाइना। हमारा तो नहीं है, पर घुस गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इसने कैप्चर कर लिया और यहाँ पे आके बैठ गया। तो लद्दाख वाले हिस्से में इंडिया और चाइना के बीच की जो थोड़ी सी बाउंड्री है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बाकी मैकमोहन लाइन, ठीक है। और वैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, लेकिन जो कश्मीर वाले हिस्से में इस तरफ को है, दैट इज LOC, ठीक है। ये दो लाइंस की आपने याद रखना है बेटा। अगले वाले टॉपिक पे हम चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना इसको एक बार कि द LOC रेफर्स टू द मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन द इंडिया के JNK वाला जो हिस्सा है एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। इस लाइन को बेटा लीगली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, बट इसको बाद में रिकॉग्नाइज किया गया शिमला एग्रीमेंट से, जो इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में हुआ था, ठीक है, 2 जुलाई 1972 को। तब ये बोल दिया गया था, ठीक है, LOC पे तुम वहां पे रहो, हम यहाँ पे रहेंगे, घुसपैठ नहीं करेंगे, एक दूसरे को सीज फायर करेंगे, गोलियां नहीं चलाएंगे। बट ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। जब भी फायरिंग होती है ना बॉर्डर पार से, आपने बहुत बार सुना होगा कि बोलते हैं कि शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन है, इसको बोलते हैं बेटा शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी, नेक्स्ट कौन सी आती है बेटा? दैट इज 38th पैरेलल। पैरेलल्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आपके जो इक्वेटर है उसके साथ में जो लैटिट्यूड्स हैं उनको पैरेलल्स बोलते हैं। अगर वो नेचुरली गुजरती होगी बीच में से किसी कंट्री के बीच में, तो वो क्या बन जाएगी? डिवीजन बन जाएगी। तो 38th पैरेलल इज अ लाइन बिटवीन द नॉर्थ कोरिया, किसके बीच में बेटा? एक आपकी देखो ना, वो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है ना, और एक क्या है नीचे? साउथ कोरिया। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट कंट्रीज है, जानते हैं। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल आपके डिक्टेटर, बिल्कुल एक हिटलर की तरह है। साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच की जो लाइन डिमार्केट करते हैं ना बेटा, दैट इज 38th पैरेलल। समझ में आ गया, ठीक है। अगली लाइन में चलते हैं बेटा, दैट इज 42nd पैरेलल। कौन सी लाइन बताई बेटा मैंने आपको? 42nd पैरेलल, ठीक है। ये कौन से बेटा? न्यूयॉर्क एंड पेनिनसुला। न्यूयॉर्क, ठीक है, और पेनिनसुला जो स्टेट्स है आपकी अमेरिका की, उनके बीच में क्या करती है? डिवीजन करती है, ठीक है। न्यूयॉर्क एंड पेनिनसुला के बीच में 48th पैरेलल। ये पैरेलल्स वाले क्वेश्चंस ना बड़े इंपॉर्टेंट है, बट आपने बार बार कंफ्यूज नहीं होना कि पैरेलल्स क्या है। एक ही बार मैंने बता दिया आपको, उसको एक ही बार में आपने समझ लेना बेटा, ठीक है। जैसे अब आपका अगला कौन सा आ जाता है पुत्र? दैट इज 20th पैरेलल, ठीक है ना। 20th पैरेलल, अब देखो ये आपका अफ्रीका का मैप है बेसिकली पूरा, बस थोड़ा सा हिस्सा दिया है। ये आपका लीबिया और ये सूडान। तो लीबिया और सूडान के बीच में जो लैटिट्यूड जाती है उसकी डिग्री है 20। समझ में आ गया?
उसकी डिग्री है क्या है बेटा, उसकी डिग्री है 20। तो जो 20 पैरेलल जहां से क्रॉस रहेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, उसी कंट्री की क्या बोल देते हैं, ये इसकी बाउंड्री है। और ये नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है, ठीक है। आपके पैरेलल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, जो वो नेचुरल बाउंड्रीज जो है वो बना देते हैं। जैसे कि रावी नदी जो है नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। थोड़े से एरिया में जब वो पाकिस्तान में एंटर करती है उससे पहले जो है वो काफ़ी बाउंड्री लाइन पे घूमती है। आपके पूर्वांचल जो है वो नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो ये क्वेश्चन जो है ना बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उत्तर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा 25th पैरेलल। कौन सी है, 25th पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल्स ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स जो है वो बार बार बन के आ रही है, ठीक है। द नॉर्थ मोस्ट सेक्शन ऑफ द माली एंड मॉरिटेनिया बॉर्डर्स मार्क दिस लाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो छोटी छोटी कंट्रीज है बट ये बॉर्डर लाइंस आपके लिए क्या रखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करते हैं। उसके बाद आती है बेटा आपकी ब्लू लाइन। कौन सी लाइन आती है, ब्लू लाइन। ब्लू लाइन इज द लेबनान एंड इजराइल। लेबनान और इजराइल के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू लाइन, ठीक है। द बॉर्डर डिमार्केशन बिटवीन द लेबनान एंड इजराइल। लेबनान और इजराइल की तो पीछे आपने बड़ी फाइट देखी होनी बेटा, ये लेबनान है और ये इजराइल है, ठीक है। सी हियर, एक बार मैप पे देखना, ये आपका लेबनान है और ये इजराइल है। ये ब्लू लाइन इसके बीच में है, ये आपका सीरिया। मतलब मैं आपका बोलती हूँ, हमारा तो नहीं होता आपके बोलने से, बट इसको समझ लेना। तो ये बाउंड्री लाइन जो है बेटा ये आपकी ब्लू लाइन बोली जाती है, ठीक है ना। और ये आपके लेबनान और इजराइल के बीच में है। यूनाइटेड स्टेट ने 7 जून 2000 में इनके बीच में क्लैशेस थे, इनको कम करने के लिए इस लाइन को बनाया गया था। और पर्पस था कि इजराइल हैड अ फुली विड्रॉन फ्रॉम द लेबनान, ताकि इजराइल जो है लेबनान से बाहर चला जाए और लेबनान अपने आप में वर्क करे। बट कहीं ना कहीं इनके क्लैशेस आपको पता ही हैं, कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा जो है वो बने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ग्रीन लाइन बोलते हैं या यूएन बफर जोन बोलते हैं या एटीला लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइप्रस और टर्किश साइप्रस, मतलब साइप्रस देश और साइप्रस जिसको कवर किया है टर्की ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको भी यूनाइटेड नेशंस ने ही बनाया है। जहां जहां यूनाइटेड नेशन गया ना बेटा वहीं वहीं वो पंगे करता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो ये है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ठीक है। और साथ में इसको कब थोड़ा सा किसने ले लिया, टर्की ने। थोड़ा सा क्या ले लिया, टर्की ने। अब जैसे ऑटोमन टर्की है, हर जगह घुस जाता है, तो उसने इसके एरिया को कैप्चर किया। क्लैशेस बहुत हो गए थे, उन क्लैशेस को कम करने के लिए यूएन घुसा और उसने ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी। ये देख सकते हैं बेटा आप, ये है ग्रीन लाइन, ठीक है। ये बोला भी तुम अपना रहो आराम से, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हमने क्या किया बेटा, इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस को डिस्कस किया। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं आगे वीडियोस भी लेके आऊँगी जिसमें आपको MCQs प्रैक्टिस भी साथ में करवाने की कोशिश करूँगी, सो दैट आप थोड़ा सा और इसमें इफेक्टिवली जो है वो परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। जय हिंद बेटा।